नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है नौकरी मिलते ही बेटे का रूप देखकर माता पिता दंग रह गए। एक बड़े से शहर के अंदर एक छोटे से किराए के घर में 59 साल के रामकिशन अग्रवाल जी अपनी पत्नी शोभा और अपने 22 साल के पुत्र प्रकाश के साथ रहते थे। वह लोग बहुत ही गरीब थे। लोगों से सुना था कि अपने ज़माने में रामकिशन जी बहुत ही अच्छे और खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते थे, पर समय की मार ने आज उन्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर उन्हें 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस ढलती उम्र में भी ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता था। उनके पास एक बहुत ही पुराना और बुरी हालत में एक ऑटो था। वही उनकी रोजी रोटी का साधन था। उनका बेटा प्रकाश उनकी शादी के कुछ समय के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उनकी और प्रकाश की उम्र के बीच काफ़ी अंतर था। प्रकाश अभी पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से घर में कमाने वाले वह अकेले ही इंसान थे और घर के खर्चे के साथ साथ उन पर प्रकाश की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी। प्रकाश एक संस्कारी बच्चा था। वह अपने माँ बाप की परेशानी को अच्छी तरह से समझता था। उसने अपने दोस्तों की तरह शौक पूरे करने के लिए कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं किया। रामकिशन जी रोज ही सुबह बिना कुछ खाए जल्दी ही घर से निकल जाते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सुबह दूसरी ऑटो रिक्शा कम होती है तो सवारी आसानी से मिल जाती है, इस वजह से कमाई हो जाती है। रामकिशन जी का यही नियम था। वो सुबह जल्दी अपने काम पर जाते और दिन में खाने के समय अपने घर आ जाते। खाना खाकर और थोड़ा आराम करके वह फिर से अपने काम पर निकल जाते थे। रामकिशन जी अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाते थे, क्योंकि नज़रें कमज़ोर होने की वजह से वह अंधेरे में ऑटो नहीं चला पाते थे। रामकिशन अग्रवाल जी की पत्नी शोभा घर में पैसों की तंगी के कारण घर पर ही साड़ी में फॉल लगाने का काम किया करती थी। उम्र उनकी भी कम नहीं थी, यही कुछ रामकिशन जी से 1-2 साल छोटी होगी, पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, या यूं कहना भी गलत न होगा कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना चाहिए, उस उम्र में वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को दिन रात झोंके जा रही थी। वह न सुबह देखती थी न रात, बस सारा दिन अपने घर का काम निपटा कर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए साड़ी पर फाल लगाने बैठ जाती थी। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका बेटा प्रकाश भी नौकरी की तलाश में था। वह घर में अपना सहयोग देना चाहता था। वह चाहता था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले, जिससे अपने माँ बाप की परेशानी को कुछ हद तक कम कर सके। पर रामकिशन जी हमेशा उससे यही कहते कि घर हम देख लेंगे, तुम पढ़ाई में अपना मन लगाओ और बहुत बड़ा नाम कमाओ। एक दिन रोज की तरह रामकिशन जी सुबह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल गए। कुछ देर बाद उन्हें अपने ऑटो के लिए एक सवारी भी मिल गई थी, पर उस सवारी को अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ने जा ही रहे थे कि अचानक से उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑटो पलट गई। इस एक्सीडेंट में यह अच्छा हुआ कि इतनी बुरी तरह से ऑटो पलटने के बावजूद भी किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। सुबह का समय था, इसलिए उन्हें उठाने के लिए कोई भी दूर दूर तक नहीं था। रामकिशन जी और वह आदमी जो उनके ऑटो में उनके साथ था, उन्होंने खुद ही अपने आप को संभाला। उस आदमी ने खड़े होते ही रामकिशन जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। यह पूछना तो दूर की कि वह कैसे हैं, पर उन्हें न जाने क्या क्या सुना के चला गया। रामकिशन जी उनकी डांट फटकार को चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वह अपने मन में यह प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन इस एक्सीडेंट से रामकिशन जी की ऑटो को बहुत नुकसान पहुंचा और वह जैसे तैसे करके अपनी ऑटो में घर तो पहुंच गए थे, पर उनके मन में यही बात चल रही थी कि अगर आज उस आदमी को कुछ हो जाता जो उनके साथ एक्सीडेंट के समय था, तो आज न जाने क्या होता। वह जिंदगी में कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाते कि उनकी वजह से किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है। घर पर पहुंचते ही उनकी पत्नी शोभा उन्हें और ऑटो को इतनी बुरी हालत में देखकर घबरा गई। उन्होंने तुरंत ही रामकिशन जी पर अपने सवालों की बारिश कर दी कि यह सब क्या और कैसे हुआ, यह तो ठीक है ना, और भी न जाने क्या क्या। रामकिशन जी ने क्रमबद्ध तरीके से उन्हें सब बताया कि कैसे उनके सामने आते ट्रक की हेडलाइट से आती तेज रोशनी के कारण
उनकी आंखें चौंधिया गई और उनके आंखों की कमज़ोर नज़र की वजह से वह उस लाइट को जज नहीं कर पाए। रामकिशन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब से मैंने यह फैसला लिया है कि आज के बाद मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वह आज की हुई घटना की वजह से घबरा गए थे और दूसरा उनका ऑटो पूरी तरह से खराब हो गया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे सही करवा सके। रामकिशन जी के फैसले को सुनकर उनकी पत्नी शोभा ने उनका पूरा समर्थन देने का वादा किया, पर मन ही मन यह भी सोचने लगी कि यह ऑटो ही उनके जीवन यापन का सहारा है। अगर उसे चलाना ही बंद कर देंगे तो उन सब का जीवन कैसे चलेगा, उनके बेटे की पढ़ाई कैसे होगी। वह इन सब बातों के बारे में रामकिशन जी से तो कुछ न बोली, पर अपने मन में इन सब सवालों के जवाब तलाशने लगी। साथ ही साथ वह यह भी सोच रही थी कि वह जो फॉल लगाने का काम करती हैं उससे घर थोड़े ही चलता है। वह काम तो बस हाथियों के झुंड में एक चींटी के चलने के जैसा है। वह पूरा दिन बस सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उधर दूसरी ओर रामकिशन जी भी यही सब बातें सोच रहे थे। रामकिशन जी की भी आज पूरी रात आंखों आंखों में ही कटी। दोनों ही पति पत्नी पूरी रात नहीं सो पाए थे। उस दिन प्रकाश घर पर नहीं था। वह अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। दूसरे दिन जब सुबह सुबह वह घर आया तो ऑटो की टूटी फूटी हालत को देखकर वह भी घबरा गया और तुरंत ही घर के अंदर जाकर अपने पिताजी को देखने लगा। वह उन्हें अच्छी तरह से देखकर पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहता था कि वह सही है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। प्रकाश को घबराया हुआ देखकर रामकिशन जी ने उसे शांत होने को कहा और बीते दिन की घटना को विस्तार पूर्वक उसे बताया और साथ ही साथ अपने ऑटो न चलाने के लिए गए फैसले के बारे में भी उसे बताया। रामकिशन जी की बात को सुनकर और यह देखकर कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रकाश को चैन आया और उनके लिए गए फैसले का प्रकाश ने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया। अब बात यह थी कि अब आगे क्या करना है। वह तीनों ही लोग यह सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी जिंदगी पहले की ही तरह सामान्य रूप से चलने लगे। सोचते सोचते रामकिशन जी को एक उपाय सूझा कि क्यों न इस ऑटो को बेच दिया जाए और घर के पास ही एक दुकान किराए पर लेकर उसमें किराने का काम शुरू किया जाए। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा और यह सोचते ही रामकिशन जी और प्रकाश अपने लिए दुकान खोलने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने 3-4 दिनों के अंदर ही अपना ऑटो बेच दिया और अपने लिए एक किराए की छोटी सी दुकान का इंतजाम कर लिया। अब रामकिशन जी और उनकी पत्नी शोभा दोनों ही मिलकर बड़े प्यार और खुशी से उस दुकान को एक साथ मिलकर चलाने लगे। सब कुछ ठीक चलने लगा। उनके घर का खर्च उस दुकान से निकल ही जाता था। वह अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे। अभी कुछ समय ही बीता था दुकान को खोले हुए। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था और इसी बीच एक और खुशी ने उनके घर पर दस्तक दी। एक दिन रामकिशन जी के घर सुबह एक डाकिया खत लेकर आया। वह खत रामकिशन जी के बेटे प्रकाश के लिए था। प्रकाश ने नौकरी पाने के लिए कई जगह पर अपना बायोडाटा भेजा हुआ था, तो इसी के चलते उनके घर पर आए दिन कोई न कोई खत आता ही रहता था और उन्हीं खतों में से एक खत यह भी आया था। पर इस खत में निराशा नहीं आई थी, बल्कि यह खत उन सभी के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया था। उस खत में प्रकाश को पुणे में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सभी लोग इस खबर को पढ़कर बहुत खुश हो गए थे। बस एक ही बात का दुख था कि नौकरी के लिए प्रकाश को पुणे जाना पड़ेगा और प्रकाश रामकिशन जी और शोभा जी की इकलौती औलाद है। उन्हें इस बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा। बस उन दोनों को इसी बात का दुख था, पर बेटे की खुशी के लिए उन दोनों ने प्रकाश को नौकरी पर जाने की इजाज़त दे दी थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अब वह नौकरी करना चाहता था। खत आने के कुछ दिन बाद प्रकाश नौकरी के लिए पुणे रवाना हो गया था। उसने पुणे जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उधर प्रकाश की नौकरी सही चल रही थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने बॉस को खुश रखता, अच्छा काम करता और उधर दूसरी ओर रामकिशन जी और शोभा जी की किराने की दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। वो दोनों अपनी अपनी कुव्वत के हिसाब से दुकान में उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते थे। प्रकाश भी अपनी तनख्वाह में से माँ बाप को पैसे भेजता रहता था।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस बूढ़े माँ बाप को बेटे की याद सताती रहती थी। वह दोनों ही प्रकाश की खुशी के खातिर कहते कुछ नहीं थे, पर दोनों ही दिल में उसकी कमी को महसूस करते थे। शोभा जी की अपने बेटे के प्रति याद कभी कभार आंसुओं की धाराएं बनकर आंखों से बह जाती थी, पर राम किशन जी कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह उन दोनों को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। अब प्रकाश को पुणे गए हुए कई महीने गुजर चुके थे, पर इस बीच प्रकाश एक बार भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आया था, और जब भी राम किशन जी उसके पास पुणे आने के लिए कहते तो वह हमेशा उन्हें टाल देता कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने आ रहा हूँ। और बेटे की तसल्ली देने पर वह हमेशा उसकी बात को मान जाते। राम किशन जी की कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने लगी थी, और उनकी खराब तबीयत के चलते वह अपनी दुकान पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी शोभा जी के ऊपर आ गई थी। राम किशन जी अब ज़्यादा समय घर पर ही रहकर बिताते थे। एक दिन राम किशन जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गए। उस वक्त कोई भी उनके पास नहीं था। शोभा जी दुकान के किसी काम से बाहर गई हुई थी और प्रकाश तो कई महीनों से आया ही नहीं था। उस समय उनके मकान मालिक के बेटे रवि ने उन्हें बेहोश देखा तो वह तुरंत ही उनको डॉक्टर के पास ले गया। तुरंत ही उनका इलाज शुरू हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। राम किशन जी के मकान मालिक के बेटे रवि ने ही उन्हें एडमिट करवा दिया और हाल ही में उनका इलाज शुरू हो गया। इसी भगदड़ के बीच रवि शोभा जी के घर आते ही उन्हें तुरंत ही राम किशन जी के पास लेकर पहुंचा। राम किशन जी को इस हालत में देखकर शोभा जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गईं और उनकी आंखों से आंसू धर धर बहने लगे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि उनके पास उन्हें तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए खुद ही अपने आंसुओं को पोंछकर वह राम किशन जी के पास आकर बैठ गईं और उन्हें ढांढस बंधाने लगी। कई सारे टेस्ट होने के बाद पता चला कि राम किशन जी को हार्ट में ब्लॉकेज और अस्थमा की बीमारी है। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ गए। हॉस्पिटल का मोटा बिल भरने के कारण उनके बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। शोभा जी ने राम किशन जी की तबीयत के बारे में प्रकाश को खबर करी, पर हमेशा की तरह उसने आने का आश्वासन दिया, पर 2 दिन बीतने के बाद भी उसके आने की कोई खबर नहीं थी। राम किशन जी अपनी बीमारी के चलते न तो अपनी दुकान पर ध्यान दे पाते थे और दिन रात घर और राम किशन जी की सेवा करने के कारण शोभा जी भी दुकान पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उनकी अच्छी खासी चलती दुकान अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गई थी। शोभा जी अब समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह दुकान बंद हो गई तो वह अपने घर का खर्च और राम किशन जी की बीमारी में खर्च हुए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी। उधर दूसरी ओर प्रकाश ने तो जैसे सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। न तो वह आया था और न ही वह अब अपने तनख्वाह के पैसे भेजता था। बस कभी कभार फ़ोन पर बात कर लिया करता था। बूढ़े माँ बाप को बेटे के फ़ोन से ही तसल्ली रखनी पड़ती थी। शोभा जी दिन रात बस इसी चिंता में घुटी जा रही थी और उनकी और राम किशन जी की ज़िंदगी का आगे क्या होगा। कुछ ही महीने मुश्किल से निकले और वह दिन आ गया जब उन्हें उस दुकान को बंद करना ही पड़ा, क्योंकि अब न तो उस दुकान का किराया देने के पैसे थे उनके पास और न ही उस दुकान में सामान भरवाने के लिए पैसे। दुकान बंद हो गई। उस दिन उनके घर न तो खाना बना और न ही आपस में किसी ने बात की। दोनों ही पति पत्नी उस दिन को याद कर रहे थे जब उस दुकान को बड़े ही प्यार और मेहनत से उन्होंने खोला था। न जाने क्या क्या सपने सजोए थे। शोभा जी ने अपना घर चलाने के लिए सौड़ी में फॉल लगाने का काम वापस से शुरू कर दिया, जिस काम को राम किशन जी ने उन्हें यह कहते हुए करने से मना कर दिया था कि अब तुम्हें किसी का काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें आराम से दुकान की रानी बनकर बैठना और अपना हुक्म चलाना। और आज फिर से उन्हें वही काम करना पड़ रहा था। शोभा जी और राम किशन जी की परेशानी को समझते हुए उनकी मकान मालिक ने उनसे घर का किराया लेने से मना कर दिया था और जब तक वह चाहें तब तक रहने को कह दिया था। इस बात से कम उनके सर पर छत तो थी। एक दिन राम किशन जी को अस्थमा का दौरा पड़ा। वह जोर जोर से हाँफने लगे। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। राम किशन जी की इस हालत को देखकर शोभा जी बहुत ही घबरा गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास उस समय न तो इन्हेलर था और न ही उसे खरीदने के पैसे थे। अचानक से शोभा जी को याद आया कि उनके सामने वाले घर में एक आंटी को भी अस्थमा की परेशानी है
और वह भी इन्हेलर का इस्तेमाल करती हैं। वह तुरंत ही उनके पास इन्हेलर लेने के लिए दौड़ी, पर उन आंटी ने उन्हें अपना इन्हेलर देने से मना कर दिया। उन्होंने शोभा जी को यह कहते हुए मना किया कि किसी का इस्तेमाल किया हुआ इन्हेलर दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शोभा जी को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उस समय उनके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि भगवान गरीबी किसी को न दे। शोभा जी इधर उधर घूमती रहीं, पर उनकी मदद करने के लिए कोई उनके पास नहीं था। रामकिशन जी ने हाँफते हाँफते अपने प्राण दे दिए। जब रामकिशन जी को शोभा जी ने शांत बैठे देखा तो उन्हें लगा कि रामकिशन जी को आराम आ गया है। शोभा जी ने सोचा कि शायद आराम आने से वह सो गए हैं। उन्होंने उनको न हिलाना ही उचित समझा। थोड़ी देर तक भी न हिलने पर शोभा जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, पर रामकिशन जी ने कोई जवाब न दिया। शोभा जी ने रामकिशन जी को जोर से हिलाया। उन्हें हिलाते ही रामकिशन जी की गर्दन कुर्सी पर झूल गई। उन्हें देखते ही शोभा जी की जोर से चीख निकल गई और कुछ देर के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सब लोगों के दिल में शोक की लहर दौड़ गई। पिता के मरने की खबर को सुनकर प्रकाश आया तो जरूर, पर तब जब सब कुछ खत्म हो चुका था। शोभा जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। आज शोभा जी पागल खाने में है। उनके बेटे प्रकाश ने उन्हें अपने साथ रखने और उनकी सेवा करने से मना कर दिया। वह आंटी जिन्होंने अपना इन्हेलर देने से मना कर दिया था, वह आज भी इसी शर्मिंदगी में रहती हैं कि क्यों उन्होंने इन्हेलर देने से मना किया। वह आज इसी गम में जी रही हैं कि वह अपना इन्हेलर नहीं दे सकती थी, पर वह नए इन्हेलर के लिए उन्हें पैसे तो दे सकती थी। वह दिन रात इसी सोच में डूबी रहती हैं कि शायद उस समय उन्होंने मदद की होती तो आज रामकिशन जी इस दुनिया में हमारे साथ होते। वो आंटी आज इंसानियत के नाते शर्मिंदा हैं, लेकिन जिसे अपने खून से सींचा, जिसे दुनिया की हर खुशी दी, गरीबी में भी उसे अमीरी का एहसास कराया, उस बेटे को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, गलती का एहसास नहीं है। क्या बेटे ऐसे ही होते हैं? अगर ऐसे बेटे होते हैं तो माँ बाप को बिना औलाद रहना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।